नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मैंडेट नहीं दिया, तो गुस्से से वो जिसको कहते हैं ना, वो गर्म खून था, तो गुस्से में आके इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया, मैं इलेक्शन लड़ूंगा। इमेच्योरिटी बोलो या शायद वो स्पोर्ट ऑफ द मोमेंट का डिसीजन, कंटेस्ट किया, लेकिन आप हैरान होंगे कि मैं कुछ सौ वोटों से हार गया उस वक्त। और वो एक चीज मुझे एक्चुअली उसने मेरी बेस बनाई कि लोगों को कितनी उम्मीदें थी मुझसे। उसके बाद फिर उमर साहब के साथ रहना हुआ, अब 15-16 साल उनके साथ रहा पार्टी में, एज बतौर स्पोक्स पर्सन पहले स्टार्ट किया, उमर साहब के साथ एडवाइज़र रहा, फिर चीफ स्पोक्स पर्सन अभी पार्टी का हूँ। तो पार्टी का जो जितना भी टाइम हुआ, मुझे लगता है कि मैंने एक वाइज डिसीजन लिया कि मैं उमर साहब के साथ और इस पार्टी के साथ जुड़ा, क्योंकि अब महसूस होता है कि और इसी के तरीके से मैं लोगों तक भी, और जो हमारे यंगस्टर्स होते हैं उनको ये बताऊंगा कि गुस्सा भी आता है यंगस्टर को, शायद डिसीजन भी वैसे होते हैं कि हम आज डिसीजन ले लें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे डिसीजन हमेशा एक्सपीरियंस से लेना चाहिए, अपने बुजुर्गों से, बड़ों से। उस वक्त एक डिसीजन हुआ, लेकिन उसके बाद जो मैंने डिसीजन नेशनल कॉन्फ्रेंस में लिया, वो मुझे लगता है बहुत अच्छा लिया। मैं खिदमत कर सका लोगों की। आज अब शायद 20 बरस हो गए मुझे सियासत में, सो ओवरऑल अच्छा ही रहा अभी तक। आपकी जो पार्टी है, कई सारे ऐसे नए कैंडिडेट्स भी हैं उसमें, जैसे मियां मेहर है, इज ए यंग कैंडिडेट, मियां साहब के जो बेटे हैं वो है, या आप हैं। तो कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस बार मैंडेट मिला, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं कुछ अच्छे लोग जो लाइक काफी वोकल भी है, जिसमें इमरान नबी डार है, उन लोगों को मैंडेट नहीं मिला, जबकि पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि शायद उन जैसे कैंडिडेट्स को मैंडेट मिलेगा, जो भी एक्चुअली एक अच्छी बात है फॉर यंगस्टर्स स्पेशली। हाउ डू यू सी दिस? देखिए, हर एक पॉलिटिकल पार्टी में एक ट्रांजिशन आता है, आस्ते आस्ते एवोल्यूशन होता है, नई लीडरशिप आती है। आज से जो 30 बरस 40 बरस पहले थे, आज नहीं है, आज एक नई जनरेशन है। जब अलायंस हुआ, आप ये कोई भी अलायंस करना इजी नहीं होता है, अलायंस एक बहुत ही मुश्किल फेज होता है, और वो भी जब 10 साल के बाद आपका इलेक्शन है। हाँ, कुछ लोग हमारे जो बहुत डिजर्विंग थे और जेन्युइनली डिजर्विंग थे,
शायद उनकी सीट रह गई, लेकिन फॉर अ लार्जर कॉज, लार्जर कॉज की जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनका जो वोट है वो बटे ना, इसीलिए बहुत सारी सीटों पे फ्रेंडली फाइट हुआ, बहुत सीटों पे हम दे नहीं पाए अपने लोगों को। लीडरशिप ने बहुत कोशिश की, बट एट द एंड ऑफ द डे मकसद यही था कि जो हमारा जो मैंडेट है या जो लोगों के पास हमारी आवाज़ है वो बटे ना। 8 अक्टूबर को वेट करेंगे कि लोग भी समझेंगे कि जो हमारे डिसीजन थे वो सही थे। जहां तक कुछ लोगों की बात है, उमर साहब ने भी पिछले दिनों अपने एक इंटरव्यू में बोला कि हम इंश्योर कराएंगे जो जो लोग इस वक्त जिनको मौका नहीं मिला, बाकी भी जगह है उनमें उनको मौका मिलेगा, क्या कि वो लोगों की खिदमत कर सके। जी, आपने अभी अलायंस की बात करी। अभी जो ये एनसी कांग्रेस का अलायंस है, कहीं ना कहीं इसको लेके कुछ स्पेकुलेशंस है। वो इसलिए क्योंकि देखिए, एनसी की अगर हम बात करते हैं एक रीजनल पार्टी है, कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं एक नेशनल पार्टी है। तो आपको क्यों लगता है कि अभी जो कांग्रेस कहीं ना कहीं कह रहा है कि स्टेटहुड को रेस्टोर करेंगे, जबकि वो फुल फ्लेज्ड किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नहीं कह रहे हैं कि हम आर्टिकल 370 को रेस्टोर करेंगे, तो इज इट टेक्निकली पॉसिबल कि वो अपने स्मॉलर इंटरेस्ट के लिए अपना जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको कॉम्प्रोमाइज करेंगे? देखिए, पहली बात, जहां तक 370 की बात है, ये एक्चुअली कांग्रेस की भी लेगेसी है। इनफैक्ट उनकी ज्यादा लेगेसी है बनिस्बत हमारी, क्योंकि उन लोगों ने इस चीज को साइन किया। लेकिन आज ये भी हमें समझना चाहिए कि लार्जर जो उनका जो कंस्टिट्यूएंसी है लार्जर है, पूरा मुल्क है। उनसे मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि आज वो कुछ भी फैसला करे, लेकिन जो चीज हमसे इलीगली अनकॉन्स्टिट्यूशनली ले गई, कांग्रेस उसमें हमारे साथ है। अब वो नहीं बोल सकते, वो आप जानते हैं क्यों नहीं बोल सकते, लेकिन हमने अपने मंशूर में तो बहुत क्लियर किया है कि हम पहले अपनी जब हमारी हुकूमत आएगी हम रेजोल्यूशन पास करेंगे, जो जो हमसे छीना गया है, जो जो चीज इलीगली अनकॉन्स्टिट्यूशनली 2019 में हमसे छीनी गई, वो हम वापस लाएंगे। कोशिश करेंगे कि कांग्रेस को भी समझाए, उस वक्त हर एक जो लाइक माइंडेड पार्टी है उनको साथ चलाए, बट हमें उनकी भी मजबूरी इस वक्त समझनी चाहिए। इस वक्त सिर्फ एक मकसद होना चाहिए कि हमारा जो लार्जर कॉज है उस पर हम सब लोग एक साथ आए, बाकी 8 अक्टूबर के बाद फैसला करेंगे। अभी जो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर की रैली कश्मीर में हुई, एज अ स्टार कैंपेनर फॉर बीजेपी वो यहाँ पे आए, उन्होंने अपनी रैली में लोगों से खिताब किया और कहा कि दुनिया की ऐसी कोई ताकत ही नहीं है जो आर्टिकल 370 को रेस्टोर कर सके। तो क्या विजन है, किस तरह आप करेंगे इसको रेस्टोर अगर आपकी पार्टी पावर में आती है? पहली बात, दुनिया की कोई ताकत, ये तो हमारे असेंबली में रेजोल्यूशन पास करके हम सुप्रीम कोर्ट में जाएं। देखें, मैं आपको क्लियर एक बात बताता हूं, इससे पहले जो 2023 का वर्डिक्ट आया था, जजमेंट आया था, उससे पहले 3 जजमेंट्स 370 के फेवर में आए हैं। तो जब बीजेपी 3 बार जजमेंट के बाद डरी नहीं, तो हम एक छोटे से जजमेंट से क्यों डरे? और वो भी जब यहां इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी। हमारा केस आज भी मैं कहता हूं इतना स्ट्रांग है कि इसमें एक स्ट्रांग सपोर्ट हमें वो वापस लाएगी, और उसका रीजन ये है कि जो 2019 में हुआ उसमें ना तो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी और ना तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली सही था। अब आप एक ऐसा सिनेरियो देखिए जहां आप एक इलेक्टेड गवर्नमेंट एक रेजोल्यूशन पास करती है, कहती है कि जो 2019 में हुआ वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, इलीगल था और विदाउट द कंसेंट ऑफ द पीपल था। वही रेजोल्यूशन हम सुप्रीम कोर्ट में जाके फिर से हम अपना अप्लाई करेंगे अपना केस, तो सुप्रीम कोर्ट को सुननी पड़ेगी, क्योंकि अब एक गवर्नमेंट उसको बैक कर रही है। कल तक एक पॉलिटिकल पार्टी करती थी। इसीलिए हम बार बार लोगों से कह रहे हैं कि इस वक्त का जो वोट है वो बहुत अहम है, इस वक्त का वोट डिवाइड नहीं होना चाहिए। और वही चीज ये बोलकर जब बीजेपी के लीडर्स यहां आते हैं, वो ये इसलिए बोलते ताकि लोगों के दिलों में कंफ्यूजन डाले। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोगों तक समझाए कि आज का वोट कितना अहम है, और आज का वोट उनको उनका वो हुकूक वापस ला सकता है, प्लस जो जो इन 5 सालों में उनके साथ नाइंसाफियां हुए वो वापस कर सकते हैं। इस बार का जो इलेक्शन है बाकी इलेक्शन से काफी मुख्तलिफ है। अब हम देख रहे हैं कि इस बार जमात जो है 1987 के बाद वो भी मैदान में उतर गए हैं। साथ ही साथ इंजीनियर रशीद को भी फिलहाल बेल पे छोड़ दिया गया है। तो ये सारे जो पर्सपेक्टिव्स है, इसको पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में आप किस तरह से देखते हैं? मुझे लगता है बीजेपी हर एक काम कर रही है जो लीगल बुक के बाहर है। किसी तरीके से जम्मू कश्मीर का जो मैंडेट है, और खासकर कश्मीरी और कश्मीरी मुसलमानों का जो मैंडेट है, उसको डिवाइड करना, नहीं तो ये सब चीजें बिल्कुल जम्मू में नहीं हो रही है, सिर्फ कश्मीर में हो रही है। अब आप मुझे
ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक आदमी को रिलीज किया जाता है जेल से सिर्फ 2 अक्टूबर तक, 1 अक्टूबर में नॉर्थ का इलेक्शन है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है समझने के लिए इसके लिए इसको क्यों किया, सिर्फ इसलिए कि वोट डिवाइड करे, लोगों के पास जाकर वही बातें करे जो वो करता है और किसी तरीके से लोगों के बीच में एक कंफ्यूजन डाले। नहीं तो मुझे इतना बताइए, कितने हजारों हमारे बच्चे जेलों में बंद है पूरे मुल्क में, उनको तो किसी को नहीं मिला। इसके पास कौन सा तिलिस्मी चिराग है कि इसको रिलीज कर दिया। नंबर 1। नंबर 2, यही इंजीनियर रशीद कल उसको उसमें इंटरव्यू में कहता है कि मुझे पता थी, मुझे प्राइम मिनिस्टर ने बोला आर्टिकल 370 रेस्टोर होगा, तब तो उसने मुंह नहीं खोला। यही इंजीनियर रशीद कहता है कि अगर कल मेरे दरवाजे खुले किसी के लिए नहीं, उसको पूछा गया सवाल क्या बीजेपी के लिए, उसने उसके बारे में भी कहा किसी के लिए मेरा दरवाजे बंद नहीं। अब आप खुद सोचिए, ऐसे लोग जो प्रॉक्सीज आए वो 2 ही चीज हो सकती है, या कोई मर्जी से जा रहे हैं या तो उनके बैग उनके जो जिसको कहते हैं ना इंग्लिश में उनके क्लोजेट में बहुत सारे स्केल्टन्स हैं, वही चीज है कि वो शायद बोल नहीं पा रहे हैं। 2 ही चीज में है। जिस तरह जमात के जो 2-4 इंडिपेंडेंट हैं, जो लोग आज तक फतवा दिया करते थे कि इलेक्शन में मत लड़े, आप गद्दार हैं, आप लोगों के साथ ये कर रहे हैं नाइंसाफी, हमारे लोगों को मरवाया इन लोगों ने, हमारे लोगों को जो वोट डालने जाते थे उनको पीटते थे। आज वो कैसे सब कुछ ठीक हो गया? वो जो कब्रों में बेचारे हमारे बच्चे और हमारे जो जवान मारे गए, उनका जवाब कौन देगा जो सिर्फ बेचारे वोट डालने जाते थे? तो यही अब इससे क्या हो रहा है, नई दिल्ली एक फायर के साथ खेल रही है, सिर्फ अपने सेल्फिश मोटिव के लिए इन लोगों को जमा करके अलग अलग सीटों पे लड़ा रहे हैं। लेकिन जो परसों साउथ में इलेक्शन हुआ और जो फीडबैक आ रहा है, मुझे लगता है बहुत ही पॉजिटिव है। लोगों ने टोटली नकारा है इन जमात, ये इंडिपेंडेंट या जो प्रॉक्सीज, यहाँ इनफैक्ट मेरे भी कंस्टिट्यूएंसी में प्रॉक्सीज लगे हुए हैं, इनको नकारा और नकारेंगे यहाँ भी, साउथ कश्मीर में भी और नॉर्थ कश्मीर में। इस बार वोटिंग बहुत ज्यादा होगी और इनफैक्ट ये भी अच्छी बात है कि इस बार बाइकआउट भी नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें या प्राइम मिनिस्टर ने खुद बोला कि इस बार जो है लोगों ने पार्टिसिपेट किया है पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ह्यूज हुआ है। कहीं ना कहीं वो क्रेडिट ले रहे हैं इस बात का कि हमारी वजह से हुआ है, डर खत्म हो गया, डर का माहौल नहीं है। तो लाइक व्हाट्स योर कमेंट ऑन दिस? अगर आपका चैनल है, आप कोई अच्छा काम करे तो आप उसका क्रेडिट लेंगे ना। आप मुझे तो क्रेडिट नहीं देंगे ना आपके चैनल के व्यूअर्स के लिए। हाँ, तो अगर बीजेपी ने कोई काम किया है जम्मू कश्मीर में तो वो क्रेडिट ले ना, वो अपने लोगों को मैदान में डाल दे। लोगों को यहाँ एक भी उनके प्रॉक्सीज क्यों है, खुद क्यों नहीं है वो? उनका इतना बुरा हाल है, कश्मीर तो छोड़ दीजिए, जम्मू में उनका बुरा हाल है। मेरा सिर्फ इतना मकसद है, अगर वो इतने खुश हैं कि उनने इतना कुछ किया तो डाल दे मैदान में कैंडिडेट्स, लोग डिसाइड करें। सबसे बड़ी बात है जो आज लोग बाहर इसलिए आ रहे हैं अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ द बीजेपी एंड देयर प्रॉक्सीज। आज अगर लोग मैदान में, या आज अगर लोग जो परसेंटेज ऊपर कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए करेंगे बीजेपी के जो 2019 के बाद पॉलिसीज थे उसके खिलाफ, और जो ये प्रॉक्सीज डाल रहे हैं मैदान में उसके खिलाफ। और आपको अब पता चलेगा, और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि जब लोग बाहर आएंगे तो उससे एक स्ट्रॉन्ग मैंडेट उस गवर्नमेंट को मिलेगा जो 8 अक्टूबर को आएगी। कल कोई उंगली नहीं उठा सकता है कि ये कोई रिग्ड है या कोई कुछ है। ये एक लोगों की हुकूमत होगी और लोगों की हुकूमत ये समझ के चलेगी कि कल उनके पास वापस लोगों के पास जाकर उनसे फिर से वोट मांगना है। तो मुझे लगता है ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, बट बीजेपी का इसमें कोई हाथ नहीं, इसमें लोगों का ही हाथ है। शुक्र है कि लोग समझ गए हैं कि उनका वोट कितना है। पीपल इन ZEBL फाइंड यू वेरी अकोमोडेटिव। तो आपसे जानना चाहूंगी कि अगर वो आपको अपना मैंडेट देते हैं तो उनके लिए, लाइक उन्हें देने के लिए आपके बकेट लिस्ट में क्या क्या है? बहुत सारा। शायद मैंने अभी, आप मेरे साथ थे वहां इलाके में जब मैं डोर टू डोर, शायद मैं एक वाहिद कैंडिडेट हूं जिसने अपना ZEBL का मैनिफेस्टो बनाया है, और उस मैनिफेस्टो में हमने हर वो चीज टच किया है जो लोगों के साथ जुड़ा है। क्योंकि मैंने बहुत बरस इस इलाके में गुजारे हैं और मैं जानता हूं कि चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज हो, ड्रेनेज सिस्टम हो, सड़कें हो, लेन्स हो, बेरोजगारी हो, कम्युनिटी सेंटर्स हो, फायर सर्विसेज हो, जो डल का इलाका है, हाउस बोट्स। अब आप देखिए, किसी को हाउस बोट रिपेयर करना है उसको NOC नहीं दे रहे, नेल तक नहीं लगा सकता है। शिकारा की लाइसेंस 500 से 5000 कर दी है। ये सब जो इश्यूज है ये मैंने इसमें डाला और मैंने इनसे पूछ के ये मैनिफेस्टो बनाया है। अब आप देखिए, स्मार्ट सिटी की बात करें, लाल चौक को साफ किया, उसको रंग किया, लेकिन आप
मेरे साथ अगर आप स्टार्टिंग में होते तो आप देखते कि ड्रेनेज का हाल क्या है। वो जो जिसको हम कश्मीरी में कलाई कहते हैं, जो काठी दरवाजा का है, इतने डिलैपिलेटेड कंडीशन में है, उसको ठीक कीजिए। हेरिटेज है हमारा, वो गिर रहा है लेकिन किसी को कोई चू से दूर नहीं हो रही है। अच्छा, मखदूम साहब का जो गेट है उसके पास एक कलाई है, आप हैरान हो गए, वो पूरी गिर गई है। जब मैंने अफसरों से बात की, एक कहता है ये आर्कोलॉजी के हाथ में है, दूसरा कहता है वो उसके हाथ में है, तीसरा कहता है मेरे हाथ में नहीं है। आप देखिए ब्रेजननेस, ये हमारी हेरिटेज है। आज से 100 साल 200 साल बाद भी जब लोग आएंगे वो कहेंगे कि यहाँ कोई ये है। नहीं तो अगर हमने आज ही उसको तबाही कर दी, कल लोग जो हमारे वो कहेंगे क्या तबाह कर दिया है। सो अब ये सब कुछ दिमाग में रख के मैंने इंश्योर करा है कि ये सब चीजों पे हम काम करें। जहां तक मैं लोगों के पास हूं, इक्तदार से मैं बाहर था तब भी मैं वैसा ही था। आई यूज्ड टू गो, मैं वहां उनके गमों में खुशियों में हमेशा जेडी बल्लू के लोगों के साथ रहा हूं, और यही समझ के कि मैं उनका अपना हूं और मैं कोशिश करूंगा कि जो भी उनके मसाइल हो उनको हल करूं, उनके पास जा रहा हूं। बाकी मुझे पूरा यकीन है 8 अक्टूबर को जब जेडी बल की सीट होगी तो सबसे ज्यादा मार्जिन इंशाल्लाह JKNC को होगा। चलिए, आपने, अब आई अंडरस्टैंड आपका जो स्केड्यूल है काफी टाइट है, स्टिल आपने हमें टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।